आइए आज एक ऐसी प्राचीन कथा की गहराइयों में उतरें जो महज एक कहानी नहीं है। सच कहें तो ये अस्तित्व बचाए रखने, अप्रत्याशित गठबंधनों और गहरी कूटनीति की एक मास्टर क्लास है। महाभारत का यह अध्याय अक्सर कुरुक्षेत्र के मुख्य युद्ध के शोर में कहीं दब सा जाता है, लेकिन अगर हम इसके परिणामों को देखें तो वे सच में बहुत व्यापक और इतिहास को बदलने वाले रहे हैं। ये पूरी की पूरी कथा असल में एक बेहद दिलचस्प सवाल पर खड़ी है। आखिर कैसे एक अंधेरे मायावी जंगल में बिछाए गए मौत का जाल आगे चलकर एक ऐसे शक्तिशाली वंश की नींव बन गया जिसने पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। तो चलिए घटनाओं की उस अद्भुत श्रृंखला को सुलझाते हैं जिसने एक भयानक खतरे को एक अटूट गठबंधन में बदल दिया। इस पूरी घटना की गंभीरता को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी इसके पहले अध्याय से, यानी लाक्षागृह से मायावी वन तक के उस खौफनाक सफर से। तो पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को लाक्षागृह यानी लाख के घर में जिंदा जलाने की जो खौफनाक साजिश रची थी, उससे वे किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल गए। शाम ढलते ढलते ये परिवार भागते हुए एक बेहद घने और भयानक जंगल में जा पहुंचा। रात का घना अंधेरा था और थकान से चूर पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। और ऐसे में महाबली भीम एक चट्टान की तरह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अकेले पहरेदार बनकर खड़े थे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम जंगल नहीं था। ये क्रूर राजा हिडिंब का इलाका था। राक्षस यानी एक ऐसी मायावी प्रजाति जो अपनी गजब की शारीरिक ताकत, काले जादू और मीलों दूर से शिकार को सूंघ लेने की खतरनाक क्षमता के लिए जानी जाती थी। और जाहिर सी बात है, हिडिंब को अपने इलाके में इंसानी शिकार की गंध मिल चुकी थी। और बस यहीं से इस कहानी का दूसरा और सबसे अप्रत्याशित मोड़ आता है, जहां एक भयानक कर्तव्य सीधे तौर पर भावनाओं से टकराता है और हिडिंबा भीम पर मोहित हो जाती हैं। जरा इन दो अलग अलग प्रतिक्रियाओं की तुलना कीजिए। राजा हिडिंब का आदेश बहुत क्रूर और साफ था, इंसानों को तुरंत भोजन के लिए लाया जाए। उसने इस काम के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा। लेकिन जब हिडिंबा वहां पहुंची तो उसने क्या देखा? एक बेहद शक्तिशाली पुरुष जो अपने सोते हुए परिवार की इतनी कोमलता से रक्षा कर रहा है। वो उस दयालु हृदय वाले रक्षक पर इस कदर मुग्ध हो गई कि अपना क्रूर मिशन भूलकर उसी पल उससे प्रेम कर बैठी। फिर हिडिंबा ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक बेहद सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। उसने भीम के पास जाकर कोई फरेब करने के बजाय सब कुछ सच सच बता दिया। उसने अपने ही भाई के जानलेवा जाल का पर्दाफाश किया और हिडिंब के पहुंचने से पहले ही उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का रास्ता भी सुझाया। लेकिन भीम तो आखिर भीम थे। उनका आत्मविश्वास तो बस देखने लायक था। वहां से भागना तो दूर, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं किसी भी राक्षस को अकेले खत्म कर सकता हूं। इसके लिए अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की नींद खराब करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये उनके पराक्रम का बेजोड़ उदाहरण था। जाहिर है इस बगावत का अंजाम तो होना ही था। और ये हमें ले जाता है अगले और सबसे आक्रामक हिस्से की तरफ, राक्षस हिडिंब का वध। हुआ यूं कि राजा हिडिंब खुद वहां आधमका। अपनी बहन को उस सुंदर वेशभूषा में देखते ही वो पल भर में समझ गया कि धोखा हुआ है। गुस्से से आग बबूला होकर उसने वही फैसला सुनाया जो एक क्रूर राजा सुनाता है। अब बहन और ये पूरा पांडव परिवार सबको मृत्युदंड मिलेगा। और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। लेकिन यहां भी भीम की समझदारी देखिए। परिवार की नींद न टूटे इसलिए वो उस विशाल राक्षस को घसीटकर बहुत दूर ले गए। खैर, युद्ध के शोर से आखिरकार युधिष्ठिर और अर्जुन जागी गए। पूरी बात समझने के बाद अर्जुन ने भीम का हौसला बढ़ाया और फिर भीम ने अपनी अपार शक्ति से महज एक ही घातक प्रहार में उस राक्षस राजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। खतरा तो टल गया, लेकिन एक राजा के मरते ही एक नई राजनीतिक स्थिति तुरंत खड़ी हो गई। अब राक्षसों का नया राजा कौन होगा? यहाँ की राजनीतिक प्रणाली बहुत ही दिलचस्प थी। जैसे ही हिडिंब मारा गया, बाकी बचे राक्षसों ने तुरंत भीम के आगे सिर झुका लिया। उनकी परंपरा बेहद व्यवहारिक थी। जो राजा को मारेगा वही नया राजा बनेगा। ऐसा क्यों? ताकि कोई जंगल राज ना फैले, कोई अराजकता ना हो और प्रजा को बिना किसी देरी के एक नया मजबूत रक्षक मिल जाए। अब भीम ने तो तुरंत कह दिया, भाई मैं तो इंसान हूं, मुझे ये मुकुट नहीं चाहिए। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर का नजरिया एक दूरदर्शी राजनेता वाला था। उन्होंने सोचा कि एक पूरी प्रजा को, एक पूरे कबीले को ऐसे ही बिना राजा के अनाथ छोड़ देना तो नैतिक रूप से गलत होगा। इसलिए उन्होंने इस दुविधा पर विचार करने के लिए थोड़ा समय मांगा। और इसी राजनीतिक उलझन और अनिश्चितता के बीच कहानी अपने सबसे कूटनीतिक मोड़ पर पहुंचती है, भीम और हिडिंबा का विवाह। हिडिंबा ने यहां अपने भविष्य की कमान खुद अपने हाथों में ली। वो सीधे महारानी कुंती के चरणों में गिर पड़ी और एक बेहद भावुक विनती की। उसने बहुत ही दृढ़ता से कहा, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आपका समाज मुझे अपनाएगा या नहीं। मुझे तो बस भीम की स्वीकृति चाहिए।
यह एक स्त्री के साहस की बहुत ही शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी। इसके बाद जो हुआ वो महज एक विवाह नहीं था, बल्कि कूटनीति का एक बहुत ही शानदार समझौता था। शर्तें बिल्कुल स्पष्ट थीं। भीम राक्षस कुल की रक्षा के लिए गद्दी संभालेंगे, वो ठीक 1 साल तक हिडिंबा के साथ रहेंगे और आखिर में कबीले को अपना नया रक्षक यानी एक उत्तराधिकारी मिलने के बाद ही भीम वहां से जाने के लिए आजाद होंगे। दोनों पक्षों के लिए ये एक अचूक समाधान था। इस अद्भुत और धार्मिक समझौते ने नींव रखी हमारे आखिरी अध्याय की, महाबली घटोत्कच का जन्म। महारानी कुंती ने इस पूरे प्रस्ताव में छिपे कूटनीतिक ज्ञान और धर्म को बखूबी समझा और अपना आशीर्वाद दे दिया। भीम और हिडिंबा का विवाह संपन्न हुआ, जिससे उस भटकते हुए जंगल को अपना एक शक्तिशाली, भले ही अस्थायी राजा आखिरकार मिल ही गया। और फिर जल्द ही जन्म हुआ महाबली घटोत्कच का। क्योंकि उनके खून में राक्षसों का जादू था, वो एक आम बच्चे की तरह नहीं बढ़े। जन्म के कुछ ही पलों में वो एक शक्तिशाली युवा योद्धा बन गए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया और तुरंत अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ जाती है। जब पांडव आखिरकार उस वन से विदा ले रहे थे, तो घटोत्कच ने एक बहुत ही गंभीर शपथ ली। आप जब भी मुझे याद करेंगे, मैं उसी पल सहायता के लिए प्रकट हो जाऊंगा। और जाते जाते ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा कर देता है। एक जादुई योद्धा की ये पल भर में हाजिर होने वाली वफादारी आगे चलकर महाभारत के उस महायुद्ध का पूरा रुख कैसे बदल देगी? इस रोमांचक विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।